तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी मार्च 2024 में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा जॉय श्री दास वर्मा। तो अभी जॉय श्री दास वर्मा को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अभी नियुक्त किया गया। उन्होंने किनका स्थान लिया? सुधा शिव कुमार का स्थान लिया। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये फिक्की की महिला शाखा दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे पुराना महिला नेतृत्व वाला और महिला केंद्रित व्यापार मंडल है, जिसकी स्थापना हुई थी 1983 में। मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो गया और इसके प्रेसिडेंट कौन है? बाकी अभी आप जानते हो निधु सक्सेना, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीईओ बने थे। हंश्याम मिश्रा यूपीएससी में निदेशक बने, डायरेक्टर। और नवनीत सहगल प्रसार भारती में नए अध्यक्ष बने थे। तो ये सारे नाम हमने पढ़े अभी करंट अफेयर्स में, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शेफाली बी शरण को। तो शेफाली बी शरण ये अभी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बन गई हैं। उन्होंने मनीष देसाई का स्थान लिया है। अच्छा, ये प्रेस सूचना ब्यूरो क्या है? तो ये हमारे केंद्र सरकार की एक नोडल एजेंसी है, जो सरकार की जो भी योजनाएं हो गई, नीतियां, जो भी कार्यक्रम हो गए, जो भी उपलब्धियां हो गई सरकार की, उन्हें हम तक पहुंचाने का ये काम करती है। अच्छा, आप जानते हो अभी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई हेड कौन बनी थी? जॉय श्री दास वर्मा बनी थी। भारतीय बैंक संघ के हेड बने थे एमवी राव। प्रसार भारती के अध्यक्ष बने थे नवनीत सहगल। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री अभी कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा जुडिथ सुमिनवा तुलुका। तो देश का नाम क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और इसकी अभी पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं जुडिथ सुमिनवा तुलुका। अच्छा, ये वही देश है जिसके बारे में इस साल के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। 2024 के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इस देश के प्रेसिडेंट कौन बने थे? फेलिक्सी त्सासीकेदी बने थे। और अब इसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं कौन? जुडिथ सुमिनवा तुलुका। अब मैप में बताता हूँ ये देश आपको कहाँ पे मिलेगा। अफ्रीकी देश है ये। तो ये रहा मैप में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। कैपिटल इसकी किंशासा हो गई है। प्रेसिडेंट हो गए फेलिक्सी त्सासीकेदी और यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जुडिथ सुमिनवा तुलुका। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में मिस्र यानी कि इजिप्ट के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा अब्दुल फतेह अल सीसी। आपको तो पता ही होगा अब्दुल फतेह अल सीसी ये अभी तक इजिप्ट के राष्ट्रपति थे और अभी एक बार फिर से उन्हें राष्ट्रपति चुन लिया गया। तो आप कह सकते हो कि वे लगातार तीसरी बार इजिप्ट के राष्ट्रपति बन रहे हैं। अब बात इजिप्ट की है तो ये रहा मैप में इजिप्ट। कैपिटल कायरो होती है, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा संजय नायर। तो सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड के चेयरमैन है संजय नायर, जो अभी 2024-25 के लिए उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने किनका स्थान लिया? तो स्पाइस जेट के जो अध्यक्ष हैं अजय सिंह, उनका इन्होंने स्थान लिया है, यानी कि उनकी जगह ये आए हैं। आप पूछोगे एसोचैम क्या है, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1920 में। मुख्यालय इसका आपको मिलेगा नई दिल्ली में। तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। ये संगठन भारत में व्यापार और वाणिज्य के लिए काम करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ऑप्शन पे अगर हम चलते हैं तो आप देखो अनिल कुमार लाहौटी, ये भी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने थे। बाकी इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल बने और अजय माणिकराव खानविलकर भारत के नए लोकपाल बने थे। तो इस प्रश्न से हमने देखा कि एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए कौन? संजय नायर, इनका नाम याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना है? तो आंसर होगा हार्दिक सिंह को। तो अभी हॉकी इंडिया ने छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 की घोषणा की है।
जिसमें पुरुषों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है हार्दिक सिंह को। वहीं महिलाओं में किसे चुना, तो सलीमा टेटे को चुना है। इनके अलावा PR श्रीजेश को बेस्ट गोलकीपर के लिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार मिला। देखो, हार्दिक सिंह की बात करें तो ये हमारी पुरुष हॉकी टीम के उप कप्तान है और 2023 में उन्हें FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिला था। वहीं सलीमा टेटे की बात करें तो 2023 में एशियन हॉकी फेडरेशन का बेस्ट प्लेयर का अवार्ड उन्हें मिला था। बाकी हॉकी इंडिया की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं दिलीप टिर्की। और हाँ, ये PR श्रीजेश की अगर हम बात करें, जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, अभी हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने उन्हें FIH एथलीट समिति का सह अध्यक्ष नियुक्त किया था। पढ़ा था अभी हम लोगों ने, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और अभी आपको याद होगा FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप जो कि हुआ था मस्कट में, ओमान की कैपिटल मस्कट में, पहली बार ये हुआ था अभी 2024 में ही, पहला ही एडिशन था। इसीलिए बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। इसको नीदरलैंड ने जीता था, भारत को हराया था। और मेंस FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 भी चुना गया था, किसे, हार्दिक सिंह को ही। जबकि बेस्ट गोलकीपर चुना गया था सविता पुनिया। देखो, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की भी अगर बात करते हैं तो हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में और इसके हेड है तैयब इकराम। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में मियामी ओपन में मेंस डबल का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने। तो भारतीय टेनिस प्लेयर हैं ये रोहन बोपन्ना और उनके जो ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार हैं जिनका नाम है मैथ्यू एबडेन। और अभी इन दोनों ने मियामी ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब जीत लिया है। उन्होंने यहाँ पे क्रोएशियाई और अमेरिकी जोड़ी जिनका नाम है इवान और ऑस्टिन, तो उनकी जोड़ी को हराया। और इस जीत के बाद 44 वर्षीय बोपन्ना ATP सर्किट पर मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा, इनकी जोड़ी से एक और प्रश्न इसी साल हमने पढ़ा था, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी, कौन सा खिताब जीता था इन्होंने, तो आपको याद आएगा इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट हुआ था उसमें मेंस डबल का टाइटल इन्होंने ही जीता था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा, तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 की, जो कहाँ पे हुआ, मोंटेनेग्रो के बुडवा में हुआ। इसमें भारत ने टोटल यहाँ पे 26 मेडल जीते, जिसमें से 5 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 12 ब्रोंज मेडल है। वहीं पदक तालिका मेडल टैली की बात करेंगे तो रशिया पहले स्थान पर रहा है 8 गोल्ड के साथ, और भारत दूसरे स्थान पर रहा 5 गोल्ड के साथ, और तीसरे स्थान पे पोलैंड रहा है, 3 गोल्ड इसने जीते हैं। यहाँ पे जो हमने 5 गोल्ड जीते वो कौन कौन लेकर के आए, ये भी मैं आपको बता दूं उनके नाम, चंचल चौधरी, निकिता चंद, पार्थव ग्रेवाल, आकांक्षा और ब्रजेश, ये यहाँ पे हमारे लिए गोल्ड लेकर के आए। अच्छा, यूथ से आपको याद आएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इस बार ये इसका 6ठा संस्करण था, जो कि कहाँ पे हुआ, तमिलनाडु में हुआ। इसका शुभंकर मैस्कोट क्या था, वीर मंगई था, और इसमें पहले स्थान पर रहा था महाराष्ट्र। तो ये प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बन गए, तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। तो T20 फॉर्मेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के एकमात्र विकेट कीपर बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। अभी 300वां कैच उन्होंने पृथ्वी शॉ का लिया था, कहाँ पे, अभी IPL 2024 चल रहे वहीं पे, जब मैच चल रहा था विशाखापत्तनम में चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल के बीच में। आप जानते हो कि महेंद्र सिंह धोनी अब चेन्नई सुपर किंग के कप्तान नहीं है, तो कौन है, ऋतुराज गायकवाड़ है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता, तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल खो खो चैंपियनशिप की, और 2024 में इसका ये 56 नंबर का एडिशन था। कहाँ पे हुआ, तो ये नई दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। और इसमें पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में महाराष्ट्र टॉप पे रहा था। तो पुरुष कैटेगरी में यहाँ पे महाराष्ट्र ने रेलवे की टीम को हराया, तो महिला कैटेगरी में यहाँ पे महाराष्ट्र ने एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम को हराया। दोनों में महाराष्ट्र टॉप पे रहा, ये ध्यान में रखना। अगर हम बात करते हैं इंडियन खो खो फेडरेशन की, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में,
मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं सुधांशु मित्तल। अच्छा, खो खो की बात चल रही है तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो 9-9, खो खो 9-9, ये याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में स्वामी स्मरणानंद का निधन हो गया, उनका संबंध किस संस्था से था? तो आंसर होगा रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे ये स्वामी स्मरणानंद, इनका नाम था, जिनका भी निधन हो गया है। वे 2017 में रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष बने थे। उनका जन्म 1929 में तमिलनाडु के तंजावुर के अंदामी गांव में हुआ था। यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत होती है 1897 से और इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। इसका मुख्यालय आपको वेलूर मठ पश्चिम बंगाल में मिलेगा और इस मिशन का नाम आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पे रखा गया था, जो कि कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ज्ञान, भक्ति और कर्म योग का प्रचार प्रसार करना। अच्छा, इसी तरह से अभी हमने पढ़ा था कि एक प्रसिद्ध जैन आचार्य जी थे विद्यासागर महाराज, उनका भी निधन हो गया था। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम है जुआन विसेंट पेरेज मोरा, इनका भी निधन हो गया। आपसे पूछ रहे हैं ये किस देश के थे? तो आंसर होगा वेनेजुएला। तो वेनेजुएला देश के थे ये जुआन विसेंट पेरेज मोरा, इनका एक ही नाम है ये। और इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा 2022 में दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में प्रमाणित किया गया था और अभी 114 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इनका नाम न्यूज़ में था, ध्यान में रखेंगे आप। और वेनेजुएला ले चलता हूँ मैं आपको, ये रहा मैप में वेनेजुएला। कैपिटल इसकी कैराकस होती है, करेंसी है वेनेजुएलियन बोलीवर। और देखो, दुनिया का सबसे ऊंचा जो झरना है, जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, ये आपको वेनेजुएला में मिलेगा, जिसे आप कहते हो एंजल वाटरफॉल। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल ये वैश्विक स्तर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में किस स्थान पर है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो GEM मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अब ये क्या होता है, आप पहले इसको समझो। वैसे इसे मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से समझो। जैसे कि आपको पता है, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आप यहाँ से सामान मंगवाते हो, खरीदते हो, ऑनलाइन खरीदारी करते हो, तो उसी तरह से ये है, यहाँ से भी ऑनलाइन चीज़ें खरीदी जाती है। पर खास बात क्या है, ये हम सब के लिए नहीं है, ये केवल जो सरकारी विभाग होते हैं, जैसे कि मान लो कोई सरकारी बिल्डिंग बन रही है या पहले से कोई बिल्डिंग बनी हुई है, सरकारी कोई बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पे कुछ काम करवाना है, डेंटिंग पेंटिंग का काम करवाना है, तो उसमें जो भी सामान खरीदा जाएगा ना, वो यहीं से खरीदा जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विसेज उपलब्ध रहते हैं और वो प्रोडक्ट और सर्विसेज कौन देता है? तो वो कोई भी दे सकता है, वो आप भी दे सकते हो, मैं भी दे सकता हूँ। जैसे कि मान लो आपकी दुकान है, CCTV कैमराज आप बेचते हो, मैं एक पेंटर हूँ, मैं पेंटर की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ कि हाँ भैया मैं आपकी बिल्डिंग की पेंटिंग कर दूंगा। आपने कहा मैं CCTV कैमरेज लगाता हूँ, मैं टेलीविज़न लगाता हूँ, मैं टाइल्स लगाता हूँ। तो समझ रहे हो, यहाँ पर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, मैं सर्विस बेच रहा हूँ, तो ये हम उनको बेच सकते हैं, बस हमें अपना रजिस्ट्रेशन इस साइट पे करवाना होगा एज अ सेलर के रूप में। तो जेम क्या है ये आप समझ गए। तो अब ये हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया इसे समझना। क्वेश्चन में क्या पूछा कि इस वित्त वर्ष, इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पे 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है, जो पिछली बार से भी डबल है और इस प्रकार ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बना है। अब आप पूछोगे यहाँ पे फिर पहले स्थान पे कौन होता है? तो पहले स्थान पे कोरिया का ऑनलाइन ई प्रिक्योरमेंट सिस्टम है। प्रिक्योरमेंट मतलब होता है खरीदारी को कहते हैं। दूसरे स्थान पे सिंगापुर का है, जिसको बोलेंगे GE बिज। और तीसरे नंबर पे ये भारत का GEM हो गया, मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हो गया। इसकी बात करें, ये कब स्थापित किया गया था? ये 2016 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री पीयूष गोयल जी हैं और इसके CEO PK सिंह हैं। तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, वो तो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया इसे, ताकि आपको समझ में आए कि ये होता क्या है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, ये एक तरह का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही है, जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेज़न वगैरह होता है,
लेकिन बस अंतर ये होता है इसमें खरीदारी कोई भी नहीं कर सकता है, जैसे कि मैं या आप खरीदारी नहीं कर सकते हो, हम बायर नहीं बन सकते हैं। यहाँ पे बायर कौन होगा? जो सरकारी विभाग होते हैं वही इसके बायर होंगे। हाँ, हम सेलर ज़रूर बन सकते हैं, हमें बस रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अपना। तो बात समझ में आ गई। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने स्कोर्स 2.0 एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सेबी ने। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसने अभी स्कोर्स एप्लीकेशन का नया वर्जन स्कोर्स 2.0 को लॉन्च किया है। तो इससे इन्वेस्टर्स को शिकायतों को बेहतर ढंग से निगरानी करने में मदद मिलेगी। तो आप कह सकते हो कि स्कोर्स ये सेबी की ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है, और इस एप्लीकेशन की मदद से जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी शिकायतें यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। हमने कहा ये इस एप्लीकेशन का नया वर्जन है, 2.0 करके आ रहा है। तो जो इस स्कोर प्रणाली का सबसे पहला जो वर्जन आया था वो 2011 में आया था, और अब ये स्कोर्स 2.0 करके नया वर्जन आ रहा है। बाकी देखो, अगर सेबी की हम बात करते हैं तो सेबी की स्थापना 1988 में भारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता मिलती है 1992 में। मुंबई में आपको इसका मुख्यालय मिलेगा, और इसके अध्यक्ष, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई है अभी कौन? माधवीपुरी बुच। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं तो सेबी ने सारथी नाम से भी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था, वो आपको याद होगा। और शेयर मार्केट की बात है तो आपको याद होगा, ब्लूमबर्ग के अनुसार भारत का जो इक्विटी मार्केट है या शेयर मार्केट आप बोल दो, विश्व में चौथे स्थान पर है। शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। हमने हांगकांग को पीछे छोड़ा था, और इस लिस्ट में टॉप पर अमेरिका है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। तो हर साल 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के बारे में समाज में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार इसे 2008 में मनाया गया था। ये ऑटिज्म है क्या? तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मस्तिष्क के कामकाज को प्रभावित करता है। ये ज्यादातर बच्चों को प्रभावित करता है, बच्चों में होता है। इसे विकासात्मक विकार यानी कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो ऑटिज्म से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो दूसरे बच्चों या लोगों से बातचीत करने में उन्हें दिक्कत आती है, उन्हें सीखने में भी दिक्कत आती है। और इस बार की थीम क्या है? मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग। फिर पूछ रहे हैं आपसे, अभी हाल ही में खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 अप्रैल को। तो हर साल 4 अप्रैल को खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, या इसको शॉर्ट में मैं बोलूं तो संयुक्त राष्ट्र का खान या खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? जीवन की रक्षा, शांति का निर्माण, यानी कि प्रोटेक्टिंग लाइव्स, बिल्डिंग पीस। इसे मनाने का उद्देश्य क्या है इस दिवस को? तो बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके उन्मूलन की दिशा में कार्य करना। पहली बार इस दिवस को 2006 में मनाया गया था। अच्छा, इससे एक प्रश्न करंट अफेयर्स का मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना और आंसर करने की कोशिश करो, कि पानी के अंदर माइंस का पता लगाने के लिए एक वाहन लॉन्च किया था हमने, क्या नाम है उसका? तो आंसर होगा निराक्षी। इसे बनाया था गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता ने। निराक्षी का मतलब होता है पानी में आंख, पढ़ा था हम लोगों ने। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अदानी समूह ने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान वाले तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी अडानी ग्रुप ने गुजरात के मुंद्रा में तांबा विनिर्माण संयंत्र यानी कि कॉपर मैन्युफैक्चरर प्लांट की स्थापना की है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान संयंत्र है, यानी कि एक ही स्थान पर तांबे का सबसे बड़ा प्लांट है। इसकी क्षमता कितनी बताई गई? तो फाइनेंशियल ईयर 2029 से इसकी क्षमता जो होगी वो 1 मिलियन टन पर ईयर होगी। और इस कंपनी का नाम है कच्छ कॉपर कंपनी। वैसे मैं आपको अभी ये भी बता दूं कि अभी वर्तमान में जो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है वो 0.5 मिलियन टन की क्षमता के साथ देश का सबसे बड़ा तांबा स्मेल्टर का संचालन करती है। और अगर पूरी दुनिया में हम बात करते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा तांबा उत्पादक वाला देश कौन सा है, तो नंबर 1 पे चिली देश है, जो कि साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का है।
और उसके बाद पेरू देश वगैरह ये आ जाते हैं, पेरू अमेरिका वगैरह। अच्छा, अगर पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान कहाँ पर है, तो वो भी आपको चिली में मिलेगी, जिसका नाम है चुक्विकमाटा। और वैसे भारत में तांबे का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तांबा कहाँ कहाँ मिलता है, तो राजस्थान के खेतड़ी में, मध्य प्रदेश के बालाघाट में और झारखंड के सिंहभूम में मुख्य रूप से तांबे का उत्पादन होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में लिथियम के भंडार कहाँ पे मिले थे, तो जम्मू कश्मीर में मिले थे। लिथियम ये सबसे हल्का धातु है, लाइटेस्ट मेटल है। और भारत में वेनेडियम के भंडार कहाँ पे मिले थे, तो वो गुजरात में ही मिले थे। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो आंसर होगा मुंबई में। तो सशस्त्र बलों के द्वारा सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए देश का पहला त्रिसेवा यानी कि ट्राई सर्विस सामान्य रक्षा स्टेशन ये मुंबई में स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा तीनों सेनाओं के बीच एकता को बढ़ावा देना। वर्तमान में भारत के पास कोई सामान्य रक्षा स्टेशन नहीं है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी कौन डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना कर रहा है, तो आंसर होगा आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये ऑनलाइन फ्रॉड पर रोकथाम के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना कर रहा है। आपने देखा होगा, कई बार सुना भी होगा कि बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो ऑनलाइन लोन वगैरह देती हैं। तो इस तरह की एप्लीकेशन का ये वेरिफिकेशन करेगा और वेरीफाइड एप्लीकेशन का एक पब्लिक रजिस्टर बनाएगा। मतलब जो एप्लीकेशन वाकई में सही है, फेक नहीं है, उन्हें तो वेरिफिकेशन मार्क मिल जाएगा। और जो फेक एप्लीकेशन होंगी, जो फ्रॉड करती है लोगों के साथ में, उन्हें डिटेक्ट करके, उनका पता लगा करके फाइनली उन्हें प्ले स्टोर से हटवा दिया जाएगा। ये इसका मुख्य काम होगा। अब आरबीआई इसकी स्थापना कर रहा है, तो आरबीआई के बारे में जानते हैं। देखो, आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। ये प्रश्न आता है कि आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है या किस आयोग की सिफारिश पे होती है, तो यंग हिल्टन आयोग, जिसे शाही आयोग भी कहते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में, 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज जिसका नाम है अल कंबर, इसको बचाया है, तो आंसर होगा ऑपरेशन संकल्प। तो अभी भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में ऑपरेशन संकल्प के तहत एक ईरानी मछली पकड़ने वाला जहाज है जिसका नाम है अल कंबर, तो उस जहाज को और उस चालक दल थे उनको समुद्री डाकुओं से बचाया। इसमें भारतीय नौसेना के आईएनएस सुमेधा और आईएनएस त्रिशूल नाम के जहाज ने इस कारनामे को अंजाम दिया और इस ईरानी जहाज को बचाया। उस जहाज में जो 23 पाकिस्तानी नागरिक थे उनको सोमाली के समुद्री लुटेरों से बचाया। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मेघयान 2024 का आयोजन ये कहां पे किया गया, तो आंसर होगा कोच्चि में। तो मेघयान 2024 ये एक मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान सेमिनार था। कहां पर आयोजन हुआ, दक्षिणी नौसेना कमान में, जो कहां पर है, कोच्चि केरल में है। और इसकी थीम भी वही थी जो कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम थी, यानी कि एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। आपको पता है अभी हमने विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया था कब, 23 मार्च को। अच्छा, यहाँ पे एक स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया जिसका नाम इंदिरा है। इंदिरा की भी फुल फॉर्म है इंडियन नेवल डायनेमिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस। अच्छा, हमारे नेवल चीफ कौन है, आर हरि कुमार है। और नौसेना दिवस याद रखना हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। वैसे हमारे जो 3 नौसेना कमान है उनके मुख्यालय आपको याद रखने हैं। एक तो जो पश्चिमी नौसेना कमान है उसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा, पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय आपको विशाखापत्तनम में मिलेगा, और ये दक्षिणी नौसेना कमान है जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा कोच्चि केरल में। तो यहाँ पे हमने बात की है मेघयान 2024 की। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि 1 अप्रैल 2024 से भारतीय वायुसेना ने पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास का आयोजन किया, तो आंसर होगा गगन शक्ति 2024। तो एक्सरसाइज का यहाँ पे नाम है गगन शक्ति 2024। किसने इसका आयोजन किया, इंडियन एयरफोर्स ने। कब से कब तक, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 तक। तो 10 दिनों के लिए ये हुआ। और कहाँ पे, तो भारत के कई स्थानों पे इसका आयोजन हुआ। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह ये कहाँ पे हुआ, तो आंसर होगा रोम में। आपको याद है हमने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया था। बाजरा जिसे हम श्री अन्न भी बोलते हैं, मोटा अनाज भी बोलते हैं, या अंग्रेजी में आप इसे मिलेट्स भी बोलते हो। और अभी इसका समापन समारोह ये संपन्न हुआ कहाँ पे,
रोम इटली में जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है वहीं पे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत ने श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना कहाँ पे की थी, तो इसे स्थापित किया था हैदराबाद में। और आपको याद हो तो मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अभी रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना ये कहाँ पे शुरू हुई थी, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। अच्छा, ये तो हमने 2023 की बात करी कि हमने बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया 2023 को। और अगर पूछो 2024 को हम किसके रूप में मना रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया 2024 को। और अगर ये आपसे पूछे कि भारतीय सेना ये 2024 को किसके रूप में मना रही है, प्रौद्योगिकी अवशेषण के वर्ष के रूप में, यानी कि टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन ईयर। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखना। यूनाइटेड नेशन ने तो 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष घोषित किया और भारतीय सेना ने प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष इसे घोषित किया है। तो दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म की बात हो रही है जिसका भी ट्रेलर लॉन्च हुआ, तो आंसर होगा इराह। तो ये भारत की पहली एआई आधारित फिल्म है जिसका नाम इराह है। अभी इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ मुंबई में। ये फिल्म बिग फिल्म्स मीडिया के द्वारा निर्मित है और सेम भट्टाचार्जी के द्वारा निर्देशित है, यानी कि इसके डायरेक्टर हैं वो। और इस फिल्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिस यूज के बारे में बताया गया है। भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या क्या फायदे हो सकते हैं ये तो हम सब लोगों ने देखे, लेकिन इसके क्या क्या मिस यूज हो सकते हैं ये इस फिल्म में बताने की कोशिश की गई है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जीआई टैग के मामले में पहले स्थान पे कौन सा राज्य आ गया है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो एक्चुअली में अभी कई राज्य के कई प्रोडक्ट्स को, कई उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। मतलब आप कह सकते हो एक साथ 60 उत्पादों को जीआई टैग दे दिया गया एक साथ। अभी तक इतना ज्यादा जीआई टैग पहली बार दिया गया है, जिनमें से आप देखोगे 15 तो उत्तर प्रदेश से है, 19 असम से हैं, 2 त्रिपुरा और 4 मेघालय से हैं। और इस तरह से सबसे ज्यादा जीआई टैग प्रोडक्ट्स के मामले में उत्तर प्रदेश ये टॉप पे आ गया। इसने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के पास अब 69 प्रोडक्ट्स हैं जिनके पास जीआई टैग है, जबकि तमिलनाडु के पास केवल 58 उत्पाद रह गए हैं जिनके पास जीआई टैग है। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे थे, तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग है, सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश वालों ने कहा रुको ज़रा, सब्र करो, और ये पहले स्थान पे आ गए एक साथ 15 उत्पादों को जीआई टैग दे करके। तो अब सबसे ज़्यादा जीआई टैग के मामले में उत्तर प्रदेश याद रखना। और उत्तर प्रदेश में भी आप देखोगे तो वाराणसी सबसे आगे है, उसके पास 30 जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, अभी जो दिए गए उनमें कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। लिस्ट में आपको सबकी लगा रहा हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में देखो, ये बनारस से तो आपको समझ में आ ही जाएगा, चीज़ें उत्तर प्रदेश से होगी। जैसे कि बनारस की ठंडाई हो गई, बनारस तबला हो गया, बनारस की शहनाई हो गई, बनारस लाल भरवा मिर्च हो गई, ये बनारस लाल पेड़ा हो गया। उसी तरह से ये बनारस भित्ति चित्र यानी कि पिक्चर हो गई। और ये मथुरा सांझी शिल्प के बारे में हमने पढ़ा था। बुंदेलखंड कठिया गेहूं हो गया, पीलीभीत बांसुरी हो गई, रामपुर पेंचवर्क हो गया, ये वाराणसी का चिरई गाँव करोंदा हो गया। तो ये तो सारे उत्तर प्रदेश के हो गए। बाकी असम के भी बहुत सारे हैं, मैं आपको लिस्ट दिखाऊं तो ये देखो, असम का बिहू ढोल हो गया, असम जापी हो गई, एक तरह की टोपी है। सारथेबारी धातु शिल्प हो गया, असम का पानी मट्टे का शिल्प हो गया। ये सारे लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आराम से उसमें आप पढ़ सकते हो इनको। त्रिपुरा के ये 2 प्रोडक्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ। त्रिपुरा पचरा हो गया जो कि एक तरह का कपड़ा है, त्रिपुरा माताबारी पेड़ा हो गया जो कि एक तरह की मिठाई है। मेघालय के भी 4 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला, ये आपके सामने है। ये लाकाडोंग हल्दी, ये मेघालय का हो गया। तो जो जो न्यूज़ में नाम आए थे वो सारे मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। जीआई टैग की बात करें तो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसकी फुल फॉर्म होती है। अधिनियम है 1999 का, लागू हुआ था 2003 में। पहली बार जो जीआई टैग मिला था वो 2004 में मिला था। किसे? दार्जिलिंग टी को, जो कि है पश्चिम बंगाल की। किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है तो कितने सालों के लिए वैलिड रहता है ये भी याद रखना, 10 सालों के लिए। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा है, यानी कि टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट कितना रहा।
तो आंसर होगा 21,083 करोड़ रुपए। तो अभी रक्षा मंत्रालय ने एक नया डेटा जारी किया, एक रिपोर्ट जारी की आप कह सकते हो, और उसमें बताया इन्होंने कि वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात यानी कि टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ रुपीज रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के मुकाबले 32.5% ज़्यादा है। क्योंकि पिछले वित्त वर्ष में हमारा जो रक्षा निर्यात था वो मात्र 15,920 करोड़ रुपए था, और इस बार कितना रहा 21,083 करोड़ रुपए। तो परसेंटेज में भी मैंने आपको बता दिया कितना प्रतिशत ज़्यादा रहा इस बार, तो 32.5% ज़्यादा रहा। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 100 से ज़्यादा कंपनियां दूसरे देशों को डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है। इनमें फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइलें और रॉकेट लॉन्चर जैसे कई हथियार शामिल हैं। अच्छा, वैसे हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी भारत से 2 डॉर्नियर 228 विमान कौन खरीद रहा है, तो आंसर होगा गुयाना। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल ये किस देश ने खरीदा, तो आंसर होगा एक तो फिलीपींस ने, और उसके बाद खरीद रहा है इंडोनेशिया। अभी वैसे इसी साल मार्च 2024 में ही सिप्री की एक रिपोर्ट आई थी, और उसमें क्या बताया था कि भारत ये वैश्विक हथियार आयात करने में, आयात यानी कि इंपोर्ट करने के मामले में पहले स्थान पर रहा। 2019 से लेके 2023 तक के आंकड़ों को बताया गया, और उसमें भारत प्रथम स्थान पर रहा हथियारों को इंपोर्ट करने के मामले में। ये रही सिप्री की रिपोर्ट। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता दिए हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में यूरोपीय शेंगेन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो आंसर होगा रोमानिया और बुल्गारिया। अच्छा, शेंगेन क्षेत्र ये शब्द आपके लिए नया नहीं है, मैं पहले भी 2 बार इसे आपको डिटेल में समझा चुका हूं। क्या आपको याद आया? एक बार फिर से समझते हैं। चलो, शेंगेन क्षेत्र की बात कर रहे हैं, शेंगेन रीजन की। तो आप यूं कहो कि ये कुछ यूरोपीय देशों को मिलाकर के जो एक क्षेत्र बनता है उसे हमने बोला शेंगेन रीजन। और इस क्षेत्र की, इस एरिया की, इस रीजन की खास बात क्या है कि अगर आप इनमें से किसी भी एक देश में हैं तो फिर आपको बाकी के देशों में जाने में कोई भी पासपोर्ट वगैरह या वीजा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। फ्रीली आप एक दूसरे देश में आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, ये इसकी खासियत है। अब आप पूछोगे कि इसमें कितने देश आते हैं, तो मैं आपको बता दूं इस शेंगेन क्षेत्र में वैसे तो 26 यूरोपीय देश आते हैं, या फिर इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ में जो 27 देश शामिल है ना, उसमें से 22 शेंगेन क्षेत्र में शामिल हैं। बाकी के 4 ऐसे यूरोपीय देश हैं जो यूरोपियन यूनियन का तो हिस्सा नहीं है पर शेंगेन क्षेत्र में आते हैं। तो टोटल 26 यूरोपीय देश हो गए हैं, जिसमें से 22 ऐसे यूरोपीय देश हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं। बात आपको समझ में आ गई? अब वैसे यूरोपियन यूनियन में तो टोटल कितने सदस्य देश हैं, तो आपने कहा 27 हैं। तो मतलब अभी भी 5 ऐसे यूरोपियन संघ के देश हैं जो कि शेंगेन क्षेत्र में शामिल नहीं हैं। तो अभी उन्हीं 5 देशों में से 2 अभी इसमें शामिल हो गए हैं। कौन कौन से? रोमानिया और बुल्गारिया। तो अब आप यूं भी कह सकते हो कि यूरोपियन यूनियन के अब 24 सदस्य देश शेंगेन रीजन में आते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ गया, प्रश्न समझ में आ गया। बड़ा सिंपल करके मैंने आपको चीजें समझा दी है। मैं दोनों के स्टैटिक आपको जरूर बता दूं और मैप में भी लोकेशन बता देता हूं कि कौन सा देश कहां पे आता है। तो बुल्गारिया की अगर बात करते हैं तो ये रहा मैप में बुल्गारिया, कैपिटल इसकी होती है सोफिया, करेंसी है बुल्गारियन लीव। वहीं अगर रोमानिया देश की बात करें तो ये रहा मैप में रोमानिया, इसकी कैपिटल बुखा और इसकी करेंसी है रोमानियन लीव। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यूरो करेंसी को अपनाने वाला नवीनतम यानी कि 20वां देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा क्रोएशिया बना था। और शेंगेन रीजन से जो मैंने आपको बताया एक प्रश्न हमने क्या पढ़ा था कि डिजिटली शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा फ्रांस। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे कि वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में कौन सा भारतीय बंदरगाह ये टॉप पे रहा, तो आंसर होगा पारादीप बंदरगाह। अच्छा, कार्गो प्रबंधन से आप क्या समझते हैं कि किस बंदरगाह यानी कि पोर्ट पे सबसे ज्यादा जहाजों से जो
कंटेनर आए हैं, उनकी हैंडलिंग की है, इसका मतलब ये हो गया। कार्गो का अर्थ होता है माल ढुलाई करना, और कौन सा माल? जो जहाज़ों से आया है। जहाज़ों में आपको पता है कंटेनर आते हैं, तो उन्हीं की यहाँ पे बात हो रही है कि वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे ज़्यादा माल ढुलाई किस पोर्ट पर हुई है, किसने सबसे ज़्यादा कार्गो को हैंडल किया है? तो हमने कहा पारादीप बंदरगाह। और कितना? 145.38 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो की यहाँ पे हैंडलिंग हुई है, और ये पिछले साल से 10.02 मिलियन मैट्रिक टन ज़्यादा है। परसेंटेज में बात करोगे तो 7.4% ज़्यादा है। वैसे पारादीप पोर्ट की जो कैपेसिटी है वो 289 मिलियन मैट्रिक टन की है, मतलब इतना ये कार्गो हैंडलिंग कर सकता है, इतनी इसकी क्षमता है। मैक्सिमम इतने जहाज इतना माल लेकर के आ जाएंगे तो ये हैंडल कर सकता है, लेकिन आया कितना वो मैंने आपको बता दिया। और ये सबसे ज़्यादा रहा है भारत में जितने भी पोर्ट हैं वित्त वर्ष 2023-24 में। अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जहाज भारत में इसी पोर्ट पे क्यों आते हैं? तो पैसा बाबू भैया, पैसा। यहाँ पे सबसे कम टैरिफ यानी कि टैक्स वगैरह लगते हैं, तो ज़्यादातर शिप यहीं पर आते हैं। और ये प्रश्न भी बन सकता है देखो कि इस मामले में इसने किस बंदरगाह को पीछे छोड़ दिया है, या दूसरे स्थान पे इस मामले में कौन रहा? तो पंडित दीनदयाल जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, जो आपको मिलेगा गुजरात में, जिसका पुराना नाम कांडला पोर्ट है, वो इसमें दूसरे स्थान पे रहा, या पारादीप बंदरगाह उसको पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, ये पारादीप बंदरगाह ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, ये बंदरगाह है, ये पोर्ट है जो भी न्यूज़ में रहा था, आप बताएंगे ये कहाँ पर है? मैं बात कर रहा हूँ गोपालपुर पोर्ट की। और यह भी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी अदानी पोर्ट ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। 3,350 करोड़ रुपए में हमने पढ़ा था, तो ये आपको मिलेगा उड़ीसा में।